चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस बिगिन। अपन करंट अफेयर्स कर रहे थे। कल अपन ने पार्ट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंटरनेशनल बॉडीज वो खत्म कर लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद नेशनल बॉडीज। नेशनल बॉडीज में भी कल जो है हमने पर्टिकुलरली नीति आयोग के बारे में डिस्कशन किया था एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड टुडे। आज अपन नेशनल बॉडीज़ की बाकी चीज़ें ख़त्म करके फाइनेंशियल अफेयर्स के ऊपर चलेंगे। सो सबसे पहले तो कौन कौन सी नेशनल बॉडीज़ हैं जिनका डिस्कशन अपन ने करना है, तो नीति आयोग, आरबीआई, आईसीएसआई, सीसीआई, सेबी एंड आईबीबीआई। सो इसमें से कल अपन ने नीति आयोग का डिस्कशन किया था। याद रखिएगा कि नोट्स में जो आपको कॉम्पोजिशन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है नीति आयोग का, दिस इज द लेटेस्ट कॉम्पोजिशन। इसके बाद चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये लेटेस्ट कॉम्पोजिशन है नीति आयोग का, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि चेयरपर्सन जो है नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह एंड उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल एंड अरविंद वर्मानी। और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। कल अपन ने ये देखा था कि जो अपडेट्स की बात है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जिसके अंदर फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है कि गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देगी। नए पॉलिसीज लेकर आएंगे। सब्सिडीज जो पीडीएस के अंदर मिलती हैं वो भी अब प्राइवेटाइज तरीके से मिलेंगी एंड नए पॉलिसीज को एज पर दी अपडेटेड सेंसस कवर किया जाएगा। सेंसस का मतलब क्या होता है? यस। अगला जो अपन ने देखा था दैट वाज प्रपोजल टू सेट अप सीबीवीई, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। जैसा कि सीबीएसई सेटअप किया गया है वैसे ही सीबीवीई सेटअप किया जाएगा, जिसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा संगम करके एक ऐप लॉन्च किया गया है विच इज़ अ डिजिटल ट्विन, जिसके अंदर एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलरली आएंगी। सक्षम भी एक ऐप है, आपको मालूम है ना किस लिए यूज होता है सक्षम? डिजिटल ट्विन है बेसिकली। आप अगर खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते हो या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस आप खुद नहीं कर सकते, तो वो एआई में इंस्ट्रक्शंस डाल के आप करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप क्या करते हो, अपने ट्रांजैक्शंस को टाइम कर सकते हो कि आप टाइमर सेट कर दो, आप जब चाहो जिस टाइम पे चाहो ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे। वैसे ही एआई के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस पहले से दे सकते हो, ठीक है। हाँ, सक्षम ऐप किस लिए यूज होता है? हाँ, डिसेबल्ड लोगों के लिए, बट किस पर्पस के लिए? डिसेबल्ड में भी ब्लाइंड जो है जिनकी विजन 90% से नीचे है, मतलब उन लोगों के लिए जो है सक्षम ऐप आया है, जिनको इलेक्शंस में हेल्प की जाएगी कि वो कैसे अपना राइट कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। चलिए, अगली जो बॉडी है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई टॉप मोस्ट फाइनेंशियल बॉडी इन योर कंट्री। और ये जो आया है आरबीआई, आप जानते हो कि आरबीआई बनने से पहले इसको फेडरल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता था, जानते हो? इंपीरियल बैंक इसका नाम हुआ करता था। आरबीआई बनने से पहले इट वाज कॉल्ड एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जब आरबीआई एक्ट आया 1934 में, उसके बाद इंपीरियल बैंक को ही जो है आरबीआई में कन्वर्ट किया गया है। एंड आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 1 अप्रैल 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में इसको कैलकाटा में हेडक्वार्टर किया गया था और उसके बाद ये बॉम्बे में मूव कर दिया गया है 1937। मतलब 2 साल तक कैलकाटा हेडक्वार्टर्स थे और उसके बाद 1937 में मुंबई हो गया। ओनरशिप जो है इसकी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है एंड 1949 से जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में चला गया। कोई बता सकता है उससे पहले क्यों नहीं, 1935 से ही क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था ये? यस, हमको आज़ादी कब मिली? 47। और उसके बाद इंडिया का स्ट्रक्चर कब बनना शुरू हुआ? जब रिपब्लिकन जानते हो ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो
कब इलेक्शंस हुए, फर्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट की गई 1949 में, और उसके बाद ही जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डाला गया है। ठीक है, अगर हम एम की बात करें कि भाई आरबीआई करता क्या है, तो सबसे पहले तो बैंक नोट्स बनाना, बैंक नोट्स को डिजाइन करना, प्रिंट करना, कहाँ कहाँ कितना कितना सर्कुलेशन होगा, उस तरीके से वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। रिजर्व्स बना के रखना ताकि इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या तुम जानते हो कि आरबीआई फ्लो ऑफ मनी क्या कंट्रोल कर सकता है मार्केट के अंदर? ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो उनके पास मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे मेजर्स होते हैं, काफ़ी रेशियोज होते हैं जो अपन आज पढ़ेंगे, और उनके थ्रू फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास भरपूर पैसा है, तो वो कोई ना कोई बॉन्ड्स इशू करके, स्कीम्स इशू करके आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेंगे और आपका पैसा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और दूसरे तरीके से जब उन्हें लगता है कि फ्लो ऑफ मनी कम है, तो वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स देना शुरू कर देते हैं, लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो और लोन्स लेना शुरू करें ताकि फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये आरबीआई के मेजर्स होते हैं जिससे वो फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। आरबीआई जैसे चाहे वैसे आपके कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब मनी सर्कुलेशन और यस यस टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, कि भाई आपकी जो पॉलिसी है वो आपकी इकोनॉमी के चेंजेस को कोप अप करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी इकोनॉमी चेंज हुई और आपकी पॉलिसी वहाँ पे काम नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। भाई ग्रोथ तो आपको करनी है लेकिन उसके साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन वैसे तो है लेकिन जिस पेस पे वो इंक्रीज हो रहा है बाकी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, हमारे यहाँ तो भी इन्फ्लेशन की रेट अभी थोड़ी कम है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो रेट है ये और नीचे जा सकती है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो आरबीआई के गवर्नेंस बोर्ड में सबसे पहले तो गवर्नर आते हैं जिनका नाम है शक्तिकांता दास। उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर्स हैं जिसमें एम के जैन पहले हुआ करते थे, इनको रिप्लेस कर दिया स्वामीनाथन जे ने फ्रॉम 26 जून 23। डॉक्टर पात्र को आपने नाम सुना होगा, माइकल देवव्रत पात्र का नाम सुना है? नहीं सुना होना चाहिए वैसे तो। एम आर राव ये भी डेप्यूटी गवर्नर की पोजीशन में है, और टी रविशंकर को अभी वापस से रीअपॉइंट किया गया है, ये भी जो है डेप्यूटी गवर्नर की पोजीशन में है। सो दिस इज द पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ द आरबीआई गवर्निंग बॉडी। यहाँ पे जो पॉलिसी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स आपके पास देखो 4 रेट्स हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो 4 रेट्स हैं आपके पास। एक तो पॉलिसी रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और एक बैंक रेट। रेपो रेट का मतलब होता है यस, रेपो रेट पर्टिकुलरली इम्पैक्ट्स कि आपको जो लोन्स दिए जाएंगे उनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वो रेपो रेट इम्पैक्ट करती है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आप जो डिपॉजिट्स डालोगे बैंक्स में उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज योर अर्निंग, वो आती है आपकी रिवर्स रेपो रेट पे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको इमरजेंसी बेसिस पे कोई एडिशनल लोन्स चाहिए, मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, टॉप से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो एडिशनल जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो 6.75 है कि अगर आप एडिशनल एक्स्ट्रा लोन्स लेते हो तो 6.75% पे मिलेंगे। एंड बैंक रेट्स का मतलब होता है कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, यानी एक बैंक दूसरे बैंक को जब कोई लेंडिंग करेगा तो 6.75% की रेट होगी। ठीक है, ये रेट्स पिछले साल जून 5 2023 में डिक्लेयर हुई और करंट ईयर अप्रैल 1924 में भी रेट्स को सेम रखा गया है। आरबीआई से बहुत बहुत तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बड़ी मिस्टेक हुई ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स में जब लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा, तो आरबीआई ने फटाफट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करके इन रेट्स को कम कर दिया।
ठीक है, बोल दिया कि अगर किसी को पैसे चाहिए बैंक से तो इजीली आके ले सकता है, इंटरेस्ट की रेट हमने कम कर दी है और जो डिपॉजिट की रेट है वो भी हमने कम कर दी है ताकि आप अपना पैसा विड्रॉ कर सको, आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। तो उस टाइम पे उनको लगा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट में प्रोडक्शन बंद है, हर जगह फ्लो ऑफ मनी है नहीं, तो उन्होंने रेट्स को कम कर दिया और फ्लो ऑफ मनी इंप्रूव करने की कोशिश की। वो उस टाइम पे 1-2 साल के लिए तो ठीक था कि आप रेट कम कर देते, बट आपको इमीडिएटली जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ, लॉकडाउन खुल गए, वो रेट्स को बढ़ा देना चाहिए था, उन्होंने नहीं बढ़ाया। कंटिन्यूसली 3 साल तक रेट्स कम रहे, जिससे फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एकदम से तुम नोटिस भी करोगे कि जब से कोविड ईयर्स खत्म हुए हैं 22 के बाद से चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हुई हैं। क्यों हुई है? क्योंकि फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था। फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा था तो लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो लोग चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन उतना का उतना ही है, ठीक है। स्कार्सिटी हो जाएगी, स्कार्सिटी होती है तो वैसे भी प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आरबीआई को करना चाहिए था कंट्रोल, जो उनको समझ में आया 2023 में, और 23 में जाके उन्होंने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर दिया एकदम से, ठीक है। 24 में अभी भी रेट्स सेम ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप रिजर्व रेशियोज की बात करते हो तो पहले कैश रिजर्व रेशियो था 4.5%, करंट ईयर में है 6.5%, यानी 2% का इंक्रीज हो गया है। बड़ा इंक्रीज होता है 2% का इंक्रीज, मतलब बैंक्स को अब 6.5% कैश मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% से डिक्रीज होके हो गया है 3.35। 3.35 का मतलब ये है कि जो इजीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आप बहुत इजीली उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। टी बिल्स हो जाते हैं जो ओवरनाइट कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सब का रिजर्व कम किया गया है कि अब आपको वो सब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गोल्ड का प्राइस महंगा हो गया है, तुम जानते हो कितना चल रहा है। हम्म, सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलो आरबीआई अपडेट्स में क्या है, तो आरबीआई ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एफआईआर, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। 2023 से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई बैंक आपके एफआईआर को एक्सेस करती है तो उसको 360 डिग्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जब से आपके पास पैन नंबर है और जब से आपके पास बैंक अकाउंट्स है, आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितनी आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, क्या आपके लोन्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। सो इट विल गिव अ 360 डिग्री व्यू कि अगर आप किसी भी बैंक के पास लोन लेने आते हो तो एफआईआर के थ्रू वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि आपने पास्ट में जो लोन्स लिए हैं वो टाइम पे वापस किए हैं या नहीं किए हैं। और अगर आपकी एफआईआर में कुछ भी गड़बड़ निकली तो वो आपको एज अ कस्टमर कंसिडर नहीं करेंगे। सिबिल नाम की एक रिपोर्ट आती है, जानते हो, जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, लेकिन सिबिल की रिपोर्ट अभी काफ़ी कंडेंस्ड आती है। कंडेंस्ड इन द सेंस कि वो आपको ये बता देता है कि डीपीडी कितनी है। डीपीडी मतलब कि आपका कितना ऐसा अमाउंट है जो आपने लेट पेमेंट करा, या कितना ऐसा अमाउंट है जो आप एनपीए में जा रहे हो, एसएमए अकाउंट्स कितने हैं, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कितने हैं जिनमें आपने प्रॉपर तरीके से पेमेंट्स नहीं करे। और सिबिल का एक स्कोर होता है, अगर आपका स्कोर 600 या उससे नीचे है तो बैंक्स मुश्किल क्रिएट करते हैं एज अ कस्टमर लेने में, ठीक है। तो सिबिल अभी जो इन्फॉर्मेशन देता है वो बहुत कंडेंस्ड होती है, उसमें आपको बैंक्स के नाम पता नहीं चलते, लेकिन जो एफआईआर है वो सिबिल का भी एडवांस्ड फॉर्म है। उसमें आपको आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री A to Z, सारी की सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री पता चल जाएगी। थोड़ा सा नया सिस्टम है, 2023 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है, लेकिन जब हो जाएगा 100% तब एक एक का जो बोलते हैं ना काला चिट्ठा खुलेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स तो आएंगी ना, अगर तुम कैश विड्रॉ करोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि तुमने कितना विड्रॉ किया है। आजकल तो कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटता है,
इनकम टैक्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तुमने कितना कैश विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया। आप अगर ब्लैक का पैसा नहीं डालता कोई भी बैंक में, लेकिन कहीं ना कहीं मनी जनरेट करने के लिए विड्रॉ तो करते हैं, वो तो करते हैं। अब देखो, उन्होंने क्या कर दिया कि अगर तुम कैश विड्रॉल करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा बैंक को, मतलब टैक्स काटना पड़ेगा। टैक्स काटना पड़ेगा तो आपका जो एक फॉर्म आता है इनकम टैक्स से 26AS, उस फॉर्म के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने कितना कैश विड्रॉ करा है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना कैश विड्रॉ करके गए हो। इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है, मान लो अगर तुमने पूरे साल में 1 करोड़ कैश विड्रॉ किया है तो वो तुमसे पूछ सकता है कि क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें 1 करोड़ की, कहाँ किए तुमने, सब पता कर सकते हैं वो। तुम्हारी 30 लाख से ऊपर की अगर तुमने कोई रजिस्ट्री करी तो भी इनकम टैक्स के पास जाएगा। अगर तुमने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया तो भी वो पूछेंगे तुमसे कहाँ से आया। हाँ, कुछ भी करेंगे वो तो। तुमने सुना है ना, साम दाम दंड और भेद, मतलब किसी भी तरीके से वो तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल थे, अभी भी हैं। डीमोनेटाइजेशन का बेसिक मतलब ये था कि उनको एब्जॉर्ब करना था कैश, कि वे आप कितना सर्कुलेशन में 1000 के नोट्स आप यूज़ कर रहे हो वो एब्जॉर्ब करना चाहते थे, क्योंकि ब्लैक मनी सर्कुलेशन का बहुत ज़्यादा लेवल हो गया था उस टाइम पे। हालांकि इट इज़ बैक इन प्रैक्टिस, अभी भी है। 1000 के नोट्स इसलिए तो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, नहीं तो अभी तक हो जाते इंट्रोड्यूस। अभी भी 500 से काम चल रहा है। चलिए, सेबी अगली जो बॉडी है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये जो शुरू हुई है दैट इज अंडर द सेबी एक्ट 1992। 12 अप्रैल 1992 इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। मदाबीपुरी बुच जो कि है इनकी चेयरपर्सन। होल टाइम मेंबर्स में अश्विनी भाटिया है, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन है, अमरजीत सिंह है, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय है। दीज आर द लेटेस्ट मेंबर्स। आपकी बुक में पुराने लिखे हुए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट मेंबर्स हैं। अगर आप एम या प्रियम्बल की बात करो तो बहुत इजीली, बहुत आप जानते ही हो कि सबसे मेजर एम है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द investors and to promote the development and regulation of securities market and to maintain the matters which are connected therewith and incidental thereto। आज अपन सोशल स्टॉक एक्सचेंज का भी डिस्कशन करेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बहुत नई चीज़ है और अभी शुरू हुआ है, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसएससी में। ठीक है, सेबी में अपडेट्स क्या हैं? लॉन्च ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, तुम जानते हो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नगर निगम भोपाल है, इट्स अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो नगर निगम भोपाल चाहे तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू कर सकता है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड्स का पूरा डेटाबेस सेबी ने रिलीज किया और इशूअर्स के लिए रिलीज किया है कि भाई जो लोग अपना पैसा इन बॉन्ड्स में लगाना चाहते हैं वो स्टडी कर सकते हैं कि इनको क्या रिटर्न्स मिलेंगे इन बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, गाइडेंस नोट्स हैं, एफएक्यूज भी मौजूद है। आप जानते हो कि ट्रेडिंग आवर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, 9:30 इट बिगिंस एंड 4:30 इट एंड्स। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर कभी भी बीच में आउटेज होता है, मान लो बीच में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई कि स्टॉक मार्केट आउट ऑफ सर्विस हो गया कुछ टाइम के लिए, तो बोला गया कि अगर कभी भी बीच में आउटेज हो जाती है तो जो ट्रेडिंग आवर्स हैं 4:30 के या 4 बजे के बाद 1.5 घंटे से हम उनको इंक्रीज कर देंगे इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटेज। ठीक है, तो एक्सटेंशन बाय 1.5 आवर्स एवरेज इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटेज ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स। तुम जानते हो दिवाली के दिन थोड़े से टाइम के लिए स्टॉक मार्केट खुलता है,
मालूम है, थोड़े से टाइम के लिए, मे बी फॉर 1.5 आवर इट ओपन्स। आप चाहो तो दिवाली के दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग शगुन मानते हैं ना शेयर्स खरीदना, तो वो दिवाली के दिन खुलता है 1.5 घंटे के लिए। हाँ, हाँ होता है। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया का ही खरीदा था शायद। हाँ, 134 में खरीदा था, अभी शायद 220 कुछ है उसका रेट शायद। दैट डिपेंड्स कि आपके रिजल्ट्स कितने हैं एनुअली, उस पर डिपेंड करता है, फिक्स परसेंटेज नहीं होती। डिपेंड करेगा कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर तुमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है तो 5 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में भी मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक कंपनी में बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लोग सब्जियों की तरह खरीदते हैं, 4 ये 5 वो 10 वो, ठीक है। और कुछ कुछ लोग अच्छी क्वांटिटीज में खरीद खरीद के रख लेते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूँ कि रेमंड का अगर किसी ने खरीदा होगा, तो रेमंड, तुम्हें मालूम है कि रेमंड कोविड के टाइम में रेमंड के शेयर्स बहुत गिर गए थे। कुछ हुआ था, कुछ मतलब झगड़ा हुआ था उनकी फैमिली में, तो कोविड के टाइम में, हाँ झगड़ा हुआ था फैमिली में, बिजनेस में जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा, तो कोविड के टाइम पे रेमंड के शेयर्स गिर गए। अगर किसी ने उस टाइम पे खरीदे होंगे, विद इन 1 ईयर वो शेयर्स डबल हो गए, ठीक है। अभी लास्ट लास्ट ईयर भी नहीं, अभी इसी साल में फेब्रुवरी या मार्च में रेमंड का डीमर्जर हो गया और एक रेमंड फैशन लाइफस्टाइल करके अलग कंपनी खुल गई, और जो ओरिजिनल रेमंड थी वो अलग है। तो जिनके पास ओरिजिनल रेमंड के शेयर्स थे उनको 1:4 के रेशियो में रेमंड लाइफस्टाइल के शेयर्स मिल गए। अब रेमंड लाइफस्टाइल में आपका इन्वेस्टमेंट था 0, और अब वो शेयर 2,500 रुपए का एक है। हाँ, तो जिन्होंने खरीदा होगा उनको काफी बेनिफिट्स इसके भी मिले हैं। टाटा मोटर्स में आगे कुछ होने वाला है। उनका भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी इम्पैक्ट होने वाली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट मिड ईयर उनके शेयर्स आर गोइंग टू ले लो। हाँ, रतन टाटा के जाने के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट, सेबी जॉइंस आरबीआईज अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। सेबी ने अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे किसी भी तरीके की शेयर होल्डिंग हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सारा डेटा शेयर किया जाएगा। तो बैंक्स के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर्स और एनबीएफसीज दैट कलेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोवाइड्स इट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तुम्हारा अगर बैंक में अकाउंट होगा तो तुमको फोन आते होंगे कि यहाँ यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब इनको सेबी के थ्रू मिल जाती है कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। नन ऑफ योर इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट। Next, AIF and VCF can invest in overseas markets. SEBI released detailed guidelines in this regard. Venture capital funds जानते हो, और alternate investment funds. Alternate investment funds and venture capital funds are funds जिनमें आप अपना पैसा उनको दे सकते हो, वो आपके बिहाफ पे अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा या मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वीसीएफ में दे सकते हो। वीसीएफ के पास अब पावर्स हैं कि वो इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो ये पावर्स अब उनको मिली है लास्ट ईयर ही, और सेबी ने अलाउ कर दिया है वीसीएफ को कि वो इंडिया के बाहर भी जाके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एंड डिटेल गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग भी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। सेबी में किसी भी टाइप के फीस या चार्जेस अगर आपसे लिए जाते हैं तो विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 18% जीएसटी उसके ऊपर अब चार्ज किया जाएगा। तो चार्जेस जो आपसे लिए जाएंगे उसके ऊपर भी टैक्सेस लगेंगे,
ठीक है। सेबी ने 8 एंटिटीज को एम्पैनल कर दिया है फॉर डिजिटल फोरेंसिक सर्विसेज। फोरेंसिक सर्विसेज क्या होती है? जांच पड़ताल, ठीक है। फोरेंसिक सर्विसेज में 8 एंटिटीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ईवाई का नाम भी है, डेलॉयट का नाम भी है। ये लोग अब फोरेंसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं बहुत डीप में जाके, ठीक है। उसे फोरेंसिक सर्विसेज बोला जाता है। तो कोई भी एंटिटी अगर कोई चीटिंग कर रही है, विंडो ड्रेसिंग कर रही है, आप जानते हो ना कि सेबी में अगर आपको लिस्ट होना है तो आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कोई भी विंडो ड्रेसिंग करी तो फोरेंसिक एंटिटीज आपको पकड़ लेंगी। सत्यम कंप्यूटर्स का केस पता होगा ना तुम्हें? मालूम है सत्यम का केस? सत्यम नहीं पता? बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सत्यम का, बहुत पहले 2000s में। हाँ क्या? नहीं 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 नहीं, कंप्यूटर्स 2000s में हुआ था, बट उस कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग कर करके इन्वेस्टर्स को, बहुत बड़ा स्कैम था, पढ़ोगे इंटरनेट पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर चार्टर। इसके बारे में सुना है इन्वेस्टर चार्टर? ये भी सेबी ने रिलीज किया था एंड दिस इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट। दिस वाज रिलीज्ड इन यूनियन बजट 21-22। ये पहली बार रिलीज किया गया है इन्वेस्टर चार्टर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको रिलीज किया था। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। भाई देखो, एज एन इन्वेस्टर आपके कुछ राइट्स हैं, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। आप सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है, सारी चीजें सेबी के ऊपर नहीं डाल सकते। एज एन इन्वेस्टर आपका राइट है कि आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले, आपका राइट है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे इजीली एड्रेस किया जा सके और आपको क्वालिटी सर्विसेज दी जा सके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्वेस्टर ये है कि आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज से ही डीलिंग करें। कोई आपका दोस्त है जो प्राइवेटली ये काम कर रहा है, उसको जाके पैसे दे दोगे कि जा मेरे बिहाफ पे लगा दे, वो तो बियर पी के सो जाएगा उसका। फिर बाद में तुम बोलोगे मेरे पैसे, वो बोलेगा वो तो मैं पी गया। फिर क्या करोगे तुम? इसलिए बोला गया है कि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज में ही आप जो है अपना पैसा डालें। अपडेट योर केवाईसी टाइमली। आपका जो केवाईसी है यानी नो योर कस्टमर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसको टाइमली बेसिस पे अपडेट कराते रहिए। आप अपने कंप्लेंट्स को टाइमली बेसिस पे फाइल करिए, सोते मत रहिए। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो उसी टाइम पे कंप्लेंट करिए। अगर सोते रहोगे 1 साल तक तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद जाके तुम्हारी नींद खुली, तो वो बोलेगा कि भैया टाइम बार्ड हो गया है, अब आप फाइल नहीं कर सकते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप टाइमली बेसिस पे कंप्लेंट फाइल करो। ऑपरेट योर अकाउंट बाय योरसेल्फ, ऑलवेज ऑपरेट योर अकाउंट बाय योरसेल्फ। ऐसा मत करना अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, जा। चलिए नेक्स्ट बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। इट केम अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन 14 अक्टूबर 2003। चेयरपर्सन है रवनीत कौर फ्रॉम 23 मई 2023। मेंबर्स हैं अनिल अग्रवाल, श्वेता काकड़ एंड दीपक अनुराग। CCI की अपडेट्स की अगर हम बात करें तो CCI में सबसे पहला अपडेट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है इन्वोक कर दिया गया है, जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशन के डील्स को एग्जामिन किया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज मर्ज होती हैं, अब एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आ गई है। बोला गया है कि जब भी कोई कंपनी मर्ज होती है तो उसको CCI से परमिशन लेना पड़ता है कि भाई हमें बता दो हम मर्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि CCI की प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती, मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग एडजर्न कर दी जाती है, और वो उनकी परमिशन के लिए सालों साल
मर्जर एक्विजिशन अटक जाते हैं। तो अब सीसीआई ने एक नई चीज लाई है, उन्होंने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एप्लीकेबल है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी है, तो 3 मेंबर्स भी अगर मीटिंग में रहेंगे, हम मान लेंगे कि कोरम कंप्लीट है, आप मीटिंग प्रोसीड करो और मर्जर एंड एक्विजिशन की डील का फैसला सुना दो। तो दैट इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। 2 मेंबर्स की प्रेजेंस में भी इसको किया जा सकता है। तो नाउ मिनिमम कोरम इज 2। अगर 2 लोग भी प्रेजेंट हो गए ना मेंबर मीटिंग में, मान लिया जाएगा कि मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट हुई है। ठीक है। उसके बाद रीजनल ऑफिस खुला है वेस्ट में मुंबई का, विच इज इनॉग्रेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा रीजनल ऑफिस साउथ में है चेन्नई में, रीजनल ऑफिस ईस्ट में है कोलकाता में। ठीक है। सीसीआई ने अप्रूव किया है मर्जर तनवीर इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड का। नाउ सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड इज अ वेरी बिग कंपनी, लिमिटेड कंपनी है एंड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, आंध्र प्रदेश की कंपनी है। ये मर्ज हो गई है विद तनवीर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट इज आईबीबीआई। आईबीबीआई का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीसी के अंदर आया है, आईबीसी 2016। 1 अक्टूबर 2016 को इसको स्टैब्लिश किया गया। चेयरपर्सन है रवि मित्तल। मेंबर्स हैं संदीप गर्ग, जयंती प्रसाद एंड सुधाकर शुक्ला। अपडेट्स में कुछ नहीं है इसमें। अब बस बेसिकली ये है कि जो आपकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी, पहले क्या होता था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंपनीज एक्ट 1956 में थी। जब 56 का एक्ट चेंज होके 2013 में अपडेट हुआ, तब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स 2013 में ही एक्ट में ही थी। आईबीसी आया 2016 में और उन्होंने इंसॉल्वेंसी के सेक्शंस को वहां से हटा के आईबीसी के अंदर वो लोग लेकर आ गए। अब अगर आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है अपने आप को, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लो, वो आके आपको चेक करेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं मिलता है तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट का मतलब when you are not able to meet your liabilities। ठीक है। चलिए अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स का मतलब है पैसा। तो अब यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे वो सब कुछ पैसे से रिलेटेड होगा। पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर अपडेट्स रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम। मतलब बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस हुए वो हैं। सबसे पहला कहता है कि सुपरवाइजरी एक्शन लिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के अगेंस्ट। आरबीआई ने सुपरवाइजरी एक्शन लिया अंडर सेक्शन 35A ऑफ द आरबीआई एक्ट। आरबीआई के पास पावर है कि वो किसी भी बैंक को उधेड़ सकता है, जानते हो। कभी भी जाके कहीं भी जाके किसी भी बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर लगा दिया है। सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर का मतलब जानते हो? सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर सीज एंड डेजिस्ट, यस, सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर लगा दिया है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अब ये किसी भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी नहीं कर सकते, मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भी नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं दे सकते। बीच में कोटक महिंद्रा के ऐड आते थे, मालूम है ना तुम्हें, कि बहुत इजी प्रोसेस है, मोबाइल से भी आप अकाउंट खोल सकते हो। सब उधेड़ दिया उसका। अब कोटक महिंद्रा बैंक नए कस्टमर्स को नहीं ले सकता जब तक 35A का ऑर्डर इनके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। ये 24 अप्रैल 2024 को ही हुआ है, इसी साल हुआ है। अभी तक ऑर्डर प्रोसेस में है, मतलब एप्लीकेबल है। ठीक है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करके दिखाओ। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड टी रविशंकर एज डेप्यूटी गवर्नर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनको रीअपॉइंट किया गया है। सो ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है फॉर 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मई 2024। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने करंट ईयर में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक करंट ईयर में था फ्रॉम February 26 टू March 1, 2024 ऑन द थीम मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, कि भाई
आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम में से कितने लोग बैंक अकाउंट्स होल्ड करते हैं? सभी के पास है, तुम्हारे पास नहीं है? हाँ है तो हाथ नहीं उठा रहे तुम। सबके पास बैंक अकाउंट्स है। तुम 18 से ऊपर हो गए क्या? हो गए? ऑपरेट करना आता है? चेक्स इश्यू करना आता है? और कितने बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं? एक इन्वेस्टमेंट मतलब SIP वगैरह वगैरह। एफडी बनानी आती है? आती है बनानी। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको मालूम हो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसको आप सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ या नहीं? जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो 100 रुपए की मस्ती कर लो, जाओ पार्टी कर लो, ठीक है, या 100 रुपए का खाना खा लो, या 100 रुपए में से 50 रुपए का खाना खा लो, 10 रुपए ट्रैवलिंग में यूज कर लो। क्यों नहीं हो सकती? 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सो व्हाट इज द स्मार्ट चॉइस कि मैं 100 रुपए का सुट्टा वगैरह दारू वगैरह करके खत्म कर लूं, कि 100 रुपए का खाना खा लूं, कि 50 रुपए का खाना खा लूं और बाकी के 40 रुपीज 50 रुपीज जुडिशली यूज कर लूं? क्या हो सकता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनिशिएट करने के लिए आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया 26 फेब से 1 मार्च तक, ताकि आप अपने पैसे को जुडिशली यूज कर सकें। ठीक है, देन इसमें देखो आगे क्या लिखा है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन एडवांटेजेस ऑफ इनकलकेटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन फ्रॉम एन अर्ली एज। अब बताए क्या है कि तुम जिस एज में हो, तुम 18 के हो अभी, तुम्हारे पास अभी से साउंड नॉलेज आना शुरू हो गई है, बिकॉज तुम उस जनरेशन में हो कि तुम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो। हम लोग जब 18 में थे तब सोशल मीडिया था नहीं, ठीक है, एंड हम लोगों को अपने पेरेंट्स से भी कभी उतनी वैसी एडवाइस नहीं मिली कि बेटा तुम SIP और ये सब करना शुरू कर दो। ऑल्दो I started earning when I was what 19 20 समवेयर इन बिटवीन। तो उस एज में जब, तब मेरे को 750 रुपये मिलते थे महीने के, ठीक है, वो ट्रेनिंग जो होती है CA वाली, 750 रुपीज पर मंथ वॉज दी स्टाइपेंड। इतने कम। अब तो 1000 मिलते हैं, नहीं 1000 मतलब हजारों में मिलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ वो तो यहाँ अच्छी कंपनीज में अगर तुम जाओगे तो 15 15 20 20 हज़ार भी मिलते हैं। CS को भी मिलते हैं। But the point is that the kind of information that you are getting from this age is much advanced than what we used to get when I was 18। ठीक है, तो हमको उस टाइम पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में इतना मालूम नहीं था। ऑल्दो मुझे जो 750 रुपये हर महीने मिलते थे, आई यूज टू कलेक्ट दैट, उसको कलेक्ट करके आई यूज टू कीप। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे, मेरे फ्रेंड्स थे कितने सारे, जो 750 मिले और अगले दिन पार्टी करके खत्म। तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें तब पता नहीं था जो आप लोगों को आज पता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजटिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बैंकिंग एसेंशियल्स एंड साइबर हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब जानते हो? यस, एक के दो, दो के चार, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, छोटा सा पौधा लगाते हो, फ्यूचर में जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, अगर तुमने डिसिप्लिन तरीके से उसको बड़ा करना चाहा। देखो, सही इन्वेस्टमेंट FD के अलावा आप उस बेसिस पे जज करोगे कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप जीरो रिस्क में, तो FD है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं।
जो गवर्नमेंट के वो आते हैं ना, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, सीपीज आते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड आता है, दीज आर ऑल गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद जीरो रिस्क। और जैसे आरबीआई, अब इनमें पता है क्या होता है, जो जीरो रिस्क के बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें रिटर्न भी फिर कम मिलता है। जैसे आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट पता है कितनी है उसकी? 2.5%। अगर आप रिस्क ले सकते हो, मीडियोकर रिस्क। किस में? एफडी में रिस्क नहीं है, बट ग्रोथ नहीं है। 7.5% एक साल का ग्रोथ है उसमें। और अगर आप फंड्स में जाते हो, अगर आप फंड्स में जाते हो, फंड्स भी दो टाइप के होते हैं, डेट फंड होता है और इक्विटी होता है, या हाइब्रिड होता है। तो डेट फंड में रिस्क कम होता है लेकिन ग्रोथ मीडियोकर होती है। इक्विटी फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मतलब इक्विटी फंड्स कैन गिव यू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 50% ऑल्सो, 50% तक की भी ग्रोथ मिल जाती है। बट दैट डिपेंड्स कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, ठीक है। ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फॉरेन करेंसी में काम करते हैं कि जब आप फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो, आप आज डॉलर लेके रख लो, अगर आज आपको डॉलर 80 रुपीज़ का मिल रहा है, कुछ टाइम बाद जब वो 85 का हो जाएगा तो 5 रुपये पर डॉलर कमा लोगे जो वापस चेंज करके। तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में होता है, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है क्योंकि करेंसी स्टेबल नहीं होती, वो बढ़ती भी है तो घटती भी है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्वे डेटेड 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल की बात है, 7 अप्रैल 2024, इंडियन कस्टमर्स आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जेनरिक इकोनॉमिक सिचुएशन, इनकम, स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू मॉडरेट इन द नेक्स्ट 1 year. Current Situation Index, that is CSI, rose by 3.4 points to 98.5, highest since the mid 2019. RBI Consumer Confidence Survey states this. मतलब बेसिकली कस्टमर्स जो हैं हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम के, अब उनको कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन जो है कम होगा और उनके रिटर्न्स इंक्रीज होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कस्टमर्स कह रहे हैं। देयर कॉन्फिडेंस हैज इंक्रीज टू 98.5%। इसका मतलब अगर आपका डेटा ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि योर इकोनॉमिक सिचुएशन इज इम्प्रूविंग एंड इट इज ऑन द राइज, ठीक है। आरबीआई नहीं, देखो उसमें होता ये है कि आरबीआई आपको बेस बता देता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट में आपने पढ़ा कि 3% के आसपास है, तो आरबीआई कहता है कि 3% की रिवर्स रेपो रेट है, मतलब कमर्शियल बैंक को बेस जो है वो 3% का मिलेगा। उसके बाद अगर कमर्शियल बैंक आगे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो उसमें कोई एडिशनल रेट दे सकता है, जैसे कोई अपने हिसाब से, जैसे कोई 4.5 देगा, कोई 5.5 दे देगा, कोई 7% दे देगा। अभी तो 3.35 है। यस, बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ तो करोगे ना। इधर सुनिए, आगे चलिए। फिनटेक फर्म फोनपे on 3rd of April 24 said that its users can now make payments to Singapore, to UPI in Singapore। आपने ये पढ़ा था, ध्यान है आपको, कि आप घर में बैठे बैठे अपने पैसे इंडिया के बाहर भेज सकते हो यूजिंग योर फोन पे ऐप, यूपीआई का इस्तेमाल करके इंस्टेंटली आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो विद सिंगापुर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है, 1 अप्रैल को उन्होंने कहा कि जो यूपीआई सिस्टम है हमारा वो वाइड स्प्रेड तरीके से अब इस्तेमाल हो रहा है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है एज इट इज़ फोकसिंग ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवर द नेक्स्ट डिकेड। आगे आने वाले टाइम में कैश का यूज़ मिनिमलिस्टिक हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से उसको कैशलेस इकोनॉमी नहीं बोल सकता क्योंकि कभी वो कैशलेस होगी ही नहीं। इट विल बी मिनिमलिस्टिक, मतलब ज़ीरो हो सकता है, एज लेस एज 0.5% कैश का यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि यूपीआई आने के बाद छुट्टे की जो टेंशन है वो खत्म हो गई है? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम होती है। दो
अब अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ट्रेडिंग साइकिल जो पहले T+1 हुआ करता था, अब वो T+0 पे चल रहा है। T+0 का मतलब है कि अगर आपने आज सुबह किसी शेयर में इन्वेस्ट किया तो शाम तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की है तो एक दो दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते थे। T+0 साइकिल के अंदर बीटा वर्जन में ये चल रहा है। बीटा वर्जन इज एन एडवांस वर्जन और उसमें ये चल रहा है T+0 ट्रेडिंग साइकिल में आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं या आपके शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है। शॉर्टर टेन्योर सेटलमेंट साइकिल जो है वो दिसंबर 2023 में सेबी ने प्रपोज किया था, जिसमें वो T+0 साइकिल को लाना चाह रहे थे और एक ऑप्शनल बेसिस पे वो लेकर आए थे। ऑप्शन था आप चाहो तो T+0 ले लो, चाहो तो T+1 ले लो। ठीक है। बट अभी भी एक इशू ये है कि जब IPOs आते हैं, IPOs में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज 15,000 रुपीज जनरली। कुछ कुछ की बहुत ज़्यादा भी होती है। हाँ, कुछ कुछ की बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर दो, आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपको शेयर्स मिले ना मिले वो उन पर डिपेंड करेगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे केसेस में रिफंड अटक जाता है। एग्जैक्टली exactly. और कभी कभी अटक जाता है, महीनों लग जाते हैं आने में। नेक्स्ट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड DBS बैंक के बीच में, जिसके अंदर DBS बैंक मदद करेगा IEPFA की, ताकि कंज्यूमर्स तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकें कि वो कैसे अपने फंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। DBS बैंक का नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है, 19 स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस है एंड ATMs भी मौजूद हैं। इससे अच्छा तो कोई गवर्नमेंट बैंक ले लेते हैं। अब हम आ रहे हैं नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया तरीका निकाला है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अगर वो फंड्स रेज करना चाहते हैं तो वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत सारे NPOs करंट गवर्नमेंट को फेवर नहीं करते। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि रेड भी मारी थी, उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया इलेक्शन से जस्ट पहले। बहुत नुकसान पहुंचा है BJP को इस स्टेप की वजह से। वो तो वो अभी भी करते हैं, लेकिन जब ये पैसा देते थे तो ये पैसा इनको मिलता कहाँ से था? गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल जब आपको स्कीम्स देता है स्टेट में चलाने के लिए तो वो स्टेट के पास जाती हैं, उसका फंड स्टेट के पास जाता है। स्टेट क्या करता था? NGOs को ले लेता था कि जो लोग सोशल सर्विस कर सकते हैं उनको स्कीम्स चलाने के लिए दे देता था कि ले लो ये स्कीम्स चलानी है, पैसे दे देता था कि ये लो। लेकिन पैसे देने के बाद फॉलोअप नहीं होते थे कि आपने क्या किया उन पैसों का, और NPOs अपने बेसिस पे उन पैसों का इस्तेमाल करते थे। ये चीज़ जब सामने आई तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट्स में NGOs के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कैंसिल कर दिया। एक बार अगर आपकी मान्यता ख़त्म हो गई तो आप एज एन NPO फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। इस स्टेप की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिजल्ट मिले इलेक्शंस में, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वर बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है। अराउंड 3800 NPOs या NGOs ऐसे हैं जिनका जो अप्रूवल है वो कैंसिल हुआ है। ठीक है। तो ये अप्रूवल कैंसिल होने के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एडिशनल तरीका उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आ जाओ। अल्टीमेटली तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो तुम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आ जाओ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आके तुम पैसा रेज कर सकते हो। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे बनता है, क्या होता है।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज के मात्र 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर सोशल एंटरप्राइजेस एंड डोनर्स। भाई एनजीओस में तो डोनेशन ही होती है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों को करीब लाता है जो डोनेशन देना चाहते हैं और जो डोनेशन लेना चाहते हैं, तो दोनों को जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे ले आए, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटेट फंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, कि उनको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हो, कैसे फंड्स को अरेंज कर सकते हो। तीसरा, एक मैकेनिज्म इनको दे दिया गया है ताकि रोबस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ सके, कि भाई आप सोशल चेंज लाना चाहते हो, उसके लिए पैसा तो रेस कर लोगे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होगी, मतलब चेक किया जाएगा कि आपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, ठीक है। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्टिंग भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आ गए, पैसा ले लिया और चलते बने, कहाँ इस्तेमाल किया बताना पड़ेगा, ठीक है। सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ रहा है ना। अब देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सेस मिल गया, ठीक है। सिनर्जी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिंग सोशल एम्स, कि भाई जो लोग सोशल कार्य में अपना बेनिफिट देना चाहते हैं, उनकी जो सोच है वो आपकी वर्किंग से मैच हो जाएगी। भाई अगर कोई जानवरों के लिए कुछ करना चाहता है तो वो ऐसे एनजीओ को पैसा देगा, ठीक है। तीसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड फिलांथ्रफी, मतलब आप उन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज आ रही हैं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो। आपके पास एक बैकग्राउंड रहेगा कि भाई कहीं मैं किसी गलत चीज़ में तो डोनेशन नहीं दे रहा, तो आप उसके बैकग्राउंड को स्टडी कर सकते हो। इसका मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड फिलांथ्रफी, फिलांथ्रफी का मतलब ही होता है चैरिटी, ठीक है। मिनिमल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम से कम रखी गई है, एंड सोशल एंटरप्राइजेस के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं मेजरली, एक फॉर प्रॉफिट और एक नॉन प्रॉफिट, ठीक है। फॉर प्रॉफिट एंटिटीज को बोला गया है कि आप इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हो, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी दे सकते हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, दे आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब वो कुछ भी करें, अब उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जो एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, बट दे आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट। सोलर पैनल बना रहे हैं हम, है तो इम्पैक्ट ही ना, है तो एनवायरनमेंट चेंज, लेकिन हम फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। अब तुमने अगर किसी फॉर प्रॉफिट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम्हारे पास कैसे ऑप्शंस होते हैं, तुम उनके शेयर्स ले लो, यानी इक्विटी, या तुम उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो। तो वैसा ही अगर कोई सोशल एंटिटी है जो फॉर प्रॉफिट काम कर रही है, तो उसके पास 2 रास्ते हैं। आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी दे दो, यानी अपने शेयर्स दे दो, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेज कर लो, यानी डिबेंचर्स इशू कर दो या बॉन्ड्स इशू कर दो, ठीक है। अब बात आती है उन एंटिटीज की जो सोशल वर्क करते हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं करते, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते। उनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, आप जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड दे दो। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? जीरो कूपन, कूपन मतलब, हाँ नहीं, जीरो कूपन का मतलब, कूपन रेट सुना होगा ना तुमने, इंटरेस्ट रेट यार, उसे बोलते हैं कूपन रेट। तो जीरो कूपन यानी इस पैसे के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड जीरो प्रिंसिपल, इसका मतलब ये पैसे आपने एक बार दे दिए तो वो वापस भी नहीं मिलेंगे। डोनेशन, बात बच्चे, डोनेशन, दान करनी हो तुम। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, एंड दूसरा हो सकता है कि डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब मुझे एक बात बताओ,
कोई भी व्यक्ति डोनेशन करना चाहता है, वो बोलेगा मैं डायरेक्टली जाके डोनेट कर देता हूँ, मैं इसके थ्रू क्यों करूँ? सरकार बोल रही है कि अगर तुम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डोनेट करते हो तो हम तुम्हें पूरा ट्रैक ला के देंगे कि तुम्हारा पैसा गया कहाँ। अब इसमें बताए किन लोगों का पत्ता कट गया? उन लोगों का पत्ता कटा जो जो इंटरमीडियरीज तो छोड़ दो, उन लोगों का पत्ता कटा जो टैक्स सेविंग करने के लिए एटीजी में डोनेशन का डिडक्शन देते थे, एनजीओ को पैसा देते थे, एनजीओ सामने से सर्टिफिकेट इशू करके एक हाथ से सर्टिफिकेट और अंडर द टेबल आपका कैश आपको वापस करता था। उन लोगों का पत्ता कटा सोशल स्टॉक एक्सचेंज आने की वजह से। ठीक है, अभी ऑप्शनल है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं धीरे धीरे कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। एक बार अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए ना, तो जैसे नॉर्मल कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस देती हैं, एनुअल रिपोर्ट निकालती है जो पब्लिकली डिक्लेयर होती है, सोशल एंटरप्राइजेस को भी पब्लिकली अपनी रिपोर्ट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो एलिजिबल एक्टिविटीज कौन सी है एज अ सोशल एंटरप्राइज। एज अ सोशल एंटरप्राइज आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर और बेनिफिशियरीज। बोला गया है रेवेन्यूज के बारे में, बोला गया है कि एटलीस्ट 67% ऑफ योर रेवेन्यू इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका एलिजिबल एक्टिविटीज से आना चाहिए और टारगेट पॉपुलेशन की तरफ आपका खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो 67% ऑफ योर रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम एलिजिबल एक्टिविटीज। ये एलिजिबल एक्टिविटीज क्या है अभी अपन पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर के लिए बोला गया है कि 67% ऑफ योर एवरेज एक्सपेंडिचर एलिजिबल एक्टिविटीज में ही खर्च होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन होनी चाहिए आपकी एक्टिविटीज के लिए? तो members of the target population to whom the eligible activities have been provided constitute at least 67% of the immediately preceding 3 average of the total customer base and total number of beneficiaries। आपके जो total customers हैं वो भी 67% टारगेट ऑडियंस के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बात आती है कि भाई एलिजिबल एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं, कि भाई अगर एज अ सोशल एंटरप्राइज मुझे काम करना है तो मेरी एलिजिबल एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। यहाँ देखो, पढ़ो एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या क्या है। इरेडिकेटिंग हंगर, भुखमरी, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी। भाई नहीं संभलते हैं 12 बच्चे तो पैदा क्यों करें? सिर्फ एक चीज़ है जिसमें हम नंबर 1 पे हैं, that is population। Then promoting health care including mental health care बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। sanitation and safe drinking water। भाई हम ऐसे सिचुएशन में कि safe drinking water भी नहीं है और ये सिर्फ ओवर पॉपुलेशन की वजह से। promoting education, employability and livelihoods, promoting gender equality, empowerment of women and LGBTQIA plus communities, ensuring environment sustainability, climate change including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation, national heritage, art, culture, training to provide rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports, Olympic sports, मतलब इन सब एरियाज के डेवलपमेंट्स की भी बात की गई है। Supporting incubators of social enterprises, supporting other platforms, strengthening non-profit ecosystem, in fundraising and capacity building, promoting livelihoods for rural and urban poor, including enhancing income of small and marginal farmers and workers in the non-farm sector। कहीं पर भी मिडिल क्लास का नाम नहीं है। तीन लेवल्स हैं, मिडिल, अपर को फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, लोअर को फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार पालती है। बचा कौन? और हम कहाँ आते हैं?
आगे देखिए, स्लम एरिया, slum area development, affordable housing, other interventions to build sustainable and resilient cities, disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities, promotion of financial inclusion, facilitating access to land and property assets for disadvantaged communities. Okay? Disadvantaged communities. इन अ नटशेल अगर हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तीन तीन इधर देखो, तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल। ठीक है, फोकस क्या है तीनों का? नॉन प्रॉफिट का तो मैक्सिमाइजिंग सोशल इम्पैक्ट, जो आज तक समझ नहीं आया कि कौन सा सोशल इम्पैक्ट है, उनके होते हुए भी क्यों गरीब अभी तक गरीब है ना। For profit enterprises, maximizing social impact along with growth in the shareholders' wealth. अगर कोई फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, जितेश बहुत भटक रहे हो इधर उधर, वहां बैठ जाओ। इधर देखो, फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के लिए सोशल इम्पैक्ट तो वो मैक्सिमाइज करना ही चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फॉर प्रॉफिट एंटिटी है तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी मैक्सिमाइज करना होगा। कमर्शियल एंटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सिर्फ अगर उनके शेयर होल्डर खुश हैं तो वो खुश है। ठीक है, समझ में आया? कमर्शियल एंटिटी का मतलब, वाह ये तो मेरी लाइन मुझे ही मार रही हो। नॉर्मल बिजनेसेस जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं, लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिखा गया है दैट वी कैन रजिस्टर ऑन द एक्सचेंज एंड कैन रेज फंड थ्रू लिस्टिंग एंड अदर मीन्स। फंड रेजिंग इज नॉट मैंडेटरी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आप एक बार लिस्ट हो जाओ एज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जरूरी नहीं है कि फंड्स उठाने ही उठाने। ठीक है, फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के लिए बोला गया है कि अगर आप प्रॉफिट के लिए आते हो और सोशल इम्पैक्ट लाना चाहते हो, आप आईपीओ के थ्रू आ सकते हो या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू आ सकते हो। सेम चीज कमर्शियल एंटिटीज के लिए भी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आप कैसे फंड्स रेज कर सकते हो, तो नॉन प्रॉफिट के लिए इक्विटी वैसे नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इक्विटी नहीं दे सकते वो लोग। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स दे सकते हैं, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स दे सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट फंड्स दे सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं। प्रॉफिट एंटिटीज इक्विटी दे सकती है। ठीक है, एआईएफ भी दे सकती है, सोशल इम्पैक्ट फंड्स में भी आ सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी दे सकती है। और कमर्शियल एंटिटीज के पास तो दो ही रास्ते होते हैं, इक्विटी एंड डेट। सोशल मैंडेट क्या होता है इनका? तो सोशल मैंडेट के लिए बोला गया है कि 67% जो अभी अपन ने पढ़ा, आपको जो लिस्टेड काम है उनमें करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंटिटीज के लिए भी 67% आपको खर्चा जो एलिजिबल एक्टिविटीज हैं उसमें देना पड़ेगा। और कमर्शियल एंटिटीज में तुम्हें पता होगा कि सीएसआर नाम की एक चीज होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किन के लिए होती है, कौन सी एंटिटीज के लिए होती है? नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़, रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़। यस, उनको कम से कम 2% पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल के उनको सोशल एक्टिविटीज में देना पड़ता है। ठीक है, सीएसआर का तो उन्हीं का ही था, ईएसजी बहुत सारे लोगों से आया है। मिनिमम कितना आपको फंड्स रेज करना पड़ेगा? तो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज को बोला गया है 50 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंटिटीज को बोला गया है जितना एआईएफ के थ्रू रेज करना चाहे तो कर सकते हैं। और कमर्शियल एंटिटीज के लिए वैसा तो कोई मिनिमम कैप है नहीं, जितना चाहे वो रेज कर सकते हैं। हु कैन इन्वेस्ट, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ऑल द एंटिटीज, जो चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट एंटिटीज में मिनिमम 10,000 आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या आपको कोई रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ेंगी? यस,
यहाँ पर सारे एनपीओज पकड़े जाएंगे क्योंकि उनको सोशल इम्पैक्ट चेंज की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी कि फंड्स लेने के बाद कितना सोशल इम्पैक्ट आप लेके आए, क्या चेंज किया आपने, ठीक है। तो चाहे वो प्रॉफिट एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, दोनों को ही सोशल इम्पैक्ट की रिपोर्ट फाइल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? समझ में क्या है, तो तुम पढ़ चुके हो, तुम तो रिवाइज कर रहे हो ना। और कमर्शियल एंटिटीज को लिए तो पास होता ही है, उनको तो अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी ही पड़ती है। यहाँ पे आके आपका फाइनेंशियल अफेयर्स होता है फिनिश। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल अफेयर्स। चलिए, फाइनेंशियल अफेयर्स यहाँ पे होता है फिनिश एंड नेक्स्ट क्लास में अपन पॉलिटिकल अफेयर्स शुरू करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल अफेयर्स एंड देन इट इज द लास्ट चैप्टर, ठीक है। चलते हैं, आई विल सी यू टुमारो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।